वेलकम एवरीवन एंड जय हिंद भारत। KGSIS में आपका स्वागत। मैं मनोज जायसवाल। जैसा कि आप जान चुके हैं, आपके गवर्नेंस और इंडियन गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेंटर। आपको यह भी पता है कि हम लोग गवर्नेंस की क्लास में बहुत कुछ करते हुए, चर्चा करते हुए आगे बढ़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको जय हिंद, जय भारत, जय जवान। और हम लोग अपनी चर्चा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि गवर्नेंस में आपको पिछली क्लास में एक समस्या आ रही थी। कोई कह रहा था सर इंग्लिश में ही बोलो, तो कोई कह रहा था सर हिंदी में ही बोलो। आज आप देखोगे कि मैंने वो सारी की सारी समस्या का समाधान ही कर दिया। आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और गवर्नेंस की क्लास के पिछली 2 कक्षाओं में हमने इसका एक खाका तैयार किया। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि हमने क्या किया, हमने केवल एक फाउंडेशन आपका तैयार किया था। ओनली अ फाउंडेशन। अब बिल्डिंग बनना, इस पर हम लोग धीरे धीरे शुरू करने चल रहे हैं, बनाना। ओके, इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आप सबको एक बार अपनी वो चीजें रिकॉल करनी जरूरी हैं। यू जस्ट ट्राई टू रिकॉल व्हाट यू हैव लर्न टिल डेट और टिल नाउ इन प्रीवियस 2 classes. So you will find that there were several things. अच्छा, कोई बात नहीं। जिसको नहीं समझ में आया है वो समझने की कोशिश करे दोबारा से। हाँ, अभी चेंज कर देंगे सारा, टेंशन ना लीजिए आप। और जिसको जिस तरह की समस्या है, समस्या लिखे, प्रश्न लिखे, है ना। और 2 घंटे की क्लास ले। अच्छा, 2 घंटे की क्लास जो है शुरू हो जाएगी कुछ दिनों में। हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम दोनों में हम पढ़ा रहे हैं। यहां पर सैटरडे की क्लास पूरी नहीं चल रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, ये लोग आपको देखेंगे। मुझसे वो बात करिए जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, केवल और केवल क्लास के लिए। ठीक है। अच्छा भाई अरे क्लास अब तो चलने दो, कितना मैसेज लिखोगे। कोई कह रहा है अच्छे लग रहे हैं, धन्यवाद। कोई कह रहा है आप अच्छा पढ़ाते हैं, उसको भी धन्यवाद। अगर कोई कह देगा बहुत बुरा पढ़ाते हैं, उसको भी धन्यवाद। जिसको जो कहना है सबके लिए मेरी तरफ से धन्यवाद। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग। जो अभी तक आपने चर्चा की या हमने जो चर्चा की उसमें यह हमने बताया कि दरअसल गवर्नेंस क्या है, गवर्नमेंट और गवर्नेंस का रिश्ता क्या है। फिर हमने यह भी बात करी है, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दैट गवर्नेंस किस तरह से, यानी कि गवर्नेंस के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। क्या केवल सरकार आता है, या सरकार के तीनों अंग आते हैं, या सरकार का जो एक्सटेंडेड फॉर्म है वो आता है। तो what we have done till now, we have done all these things. So कहने का मतलब यह है कि अगर आप सोचेंगे, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे या अपने दिमाग पर जोर डालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि गवर्नेंस का एक बेहतरीन खाका तैयार हुआ है। जो क्या कहता है, जो कहता है कि भैया गवर्नेंस है क्या, तो गवर्नेंस वो चीज है जो सरकार करती है। सरकार
द्वारा किया जाने वाला। लेकिन हमने यह भी देख लिया था कि गवर्नमेंट का एक्सटेंशन हो चुका है और फिर क्या होता है, उसमें प्राइवेट सेक्टर और साथ ही साथ एनजीओ वगैरह भी शामिल हो चुके हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब जो है सीधे हम आते हैं बहुत ही फॉर्मल तरीके से, यानी कि अब आप सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखिए। राइट अ क्वेश्चन, राइट अ क्वेश्चन, डिस्कस द गवर्नेंस and how it is related with democratic administration। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी वाले लिखेंगे गवर्नेंस की चर्चा करते हुए यह स्पष्ट करें कि यह लोकतांत्रिक प्रशासन से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, लोकतांत्रिक प्रशासन से कैसे संबंधित है। और याद रखिए, अब आज से ना ये जो मैसेजिंग वाले स्टूडेंट हैं उनका फायदा बहुत कम होगा, जो ढंग से पढ़ेंगे उन्हीं का फायदा होगा आज से क्लास में, याद रखना, ठीक है। चलिए, और जो है पीडीएफ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, उससे कुछ नहीं होना, क्लास पहले समझो, ठीक है। ये क्वेश्चन और लिख लिया। चलिए, अब जैसे ही इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आप एग्जाम में देते हैं, इफ एनी क्वेश्चन विच डिमांड्स द क्लैरिफिकेशन अबाउट द गवर्नेंस और डिमांड्स द रिलेशन विद द डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, जब भी आपको ऐसा कोई प्रश्न आता है आपके सम्मुख जिसमें गवर्नेंस के बारे में जानकारी पूछ रहा हो या फिर उसे लोकतांत्रिक प्रशासन की संज्ञा ही दे दे या उसको जोड़ दे, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर अब जब आप लिखना शुरू करेंगे तो कहां से लिखना शुरू करेंगे, सीधे औपचारिक रूप से लिखना शुरू करेंगे। वेरी फॉर्मल आंसर यू हैव टू, लोकतांत्रिक होगा, लोकतांत्रिक, अगर बिंदी लग जाए तो समझ लो लोकतांत्रिक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे प्रश्नों का उत्तर क्या करेंगे, बहुत ही फॉर्मल तरीके से देना पड़ेगा। और फॉर्मल तरीके से लिखने के लिए सीधे शुरुआत करेंगे आप, देखेंगे अगर, तो देखिए आज एक और काम मुझे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये पूरा का पूरा, ये पीडीएफ है इंग्लिश मीडियम का, एक तरह से हमने इंग्लिश में कर दिया है और हिंदी में इसी के बगल में मैं लिखता रहूंगा। अरे यार कितनी बार बताएं भैया कि लिखना है। और देखो एक बात समझ लो, अगर आप गंभीर छात्र हैं तो आपको मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है या किसी शिक्षक को, नो एनी टीचर नीड्स टू टेल दैट यू शुड राइट, यू शुड नॉट, है ना। अगर आप गंभीर छात्र हैं तो आपको पता होता है कि आपको क्या नोट करना है और आपको क्या नोट नहीं करना है। ठीक, चलिए, हाँ एकदम ठीक बात है। तो अब देखिए, मैं एकदम चैट पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं थोड़ा ऐसे घूम जाता हूं, ठीक। चलिए, अब देखिए इसकी शुरुआत करेंगे तो सीधे कहेंगे कि द गवर्नेंस, यूएनडीपी डिफाइंस गवर्नेंस as the exercise of political, economic
and administrative authority to manage a nation's affair। अब इसी को हिंदी वाले क्या लिखेंगे? यूएनडीपी को तो यूएनडीपी हिंदी में भी लिखना पड़ेगा, है ना? तो लिखेंगे कि यूएनडीपी गवर्नेंस को परिभाषित करते हुए कहता है कि यह किसी देश के मामलों का प्रबंध करने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी का मतलब भी नहीं जानते हो यार? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, किसी देश के मामलों का प्रबंधन करने हेतु राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक प्राधिकार का प्रयोग किया जाना है। ठीक है? ओके, अब ध्यान दीजिए, इसको समझ लीजिए अच्छे से। क्या समझना है? ये जो मैंने अभी जस्ट लिखवाया है, इसको कैसे समझेंगे? तो जरा देखिए, हमने अभी तक आपको कहा था, ध्यान से समझना, अभी तक मैंने आपसे कहा था, सब लोग बहुत अटेंटिव हो जाइए, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं। ठीक है? ठीक है? तो अभी तक क्लास में मैंने कहा था आपसे कि गवर्नेंस क्या है? सरकार द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, लिए जाने वाले निर्णय, व्हाटएवर, जो कुछ भी आपने समझा था, कार्यवाहियां, ये सारी बातें आपने देखी थी। अब मैं सीधे सीधे आपको जब यूएनडीपी की डेफिनेशन में ले जा रहा हूं, तो यूएनडीपी कह रहा है कि कोई भी देश है, वहां पर राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक प्राधिकार का प्रयोग करना ही गवर्नेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब कोई सरकार किसी देश में काम कर रही होती है, तो उसे राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक कार्य संचालन के लिए अधिकार होता है। The government has the right and authority to run the administration, and when they run the administration of the country, they take decisions or make policies with respect to all these three areas। जब सरकारें ऐसा शक्ति या अपने ऐसे प्रशासनिक और राजनीतिक और आर्थिक प्राधिकार का प्रयोग करती हैं, तो क्या करती हैं? वे अपनी इसी शक्तियों का प्रयोग करती हैं। और तब देखिए क्या होगा, जब राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग होता है, तो क्या ये बड़ा आसान सा है? क्या बहुत आसानी से ये हो जाता है? सिंपल है? नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? फिर मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझते रहिए। कॉम्प्लेक्स कैसे है? सोचो, लेजिस्लेचर, विधायिका क्या करती है?
विधि निर्माण। तो क्या विधि निर्माण का काम बहुत आसान है क्या? विधि निर्माण का काम आसान है? नहीं है, पहली बात। दूसरी बात समझते जाइए, दूसरी बात, आर्थिक नीतियां, आर्थिक नीतियां कितनी कॉम्प्लेक्स हैं। ऐसे बहुत से छात्र होते हैं जिनको इकोनॉमी समझ नहीं आती, हमको भी नहीं समझ आती थी जब तैयारी करते थे। शुरू में 6 महीने तक इकोनॉमी समझ नहीं आई, तो क्या किए मालूम है? शुरू के 6 महीने तक रट्टा मारते रहे, बाद में फिर जो है हमने समझने की कोशिश जब की, अपने से बड़ी मेहनत की, तब समझ आई। तो जब हमें समझ ही नहीं पाते, जब हमको समझ ही नहीं आता है कोई चीज, तो हम क्या करते हैं? एग्जाम पास करने के लिए रट्टा मार लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या ऐसा कर सकती है? गवर्नमेंट तो कोई शॉर्टकट ला नहीं सकती, गवर्नमेंट के लिए मजबूरी है, गवर्नमेंट हैज टू डू दोज थिंग्स। सो आप देखिए, नॉट ओनली द इकोनॉमिक पॉलिसीज बट आल्सो द इकोनॉमिक डिसीजंस, है ना? न केवल नीतियां बल्कि आर्थिक निर्णय, फिर बहुत सारी रणनीतियां, ये सारे जो हैं बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। केवल वित्त मंत्रालय अकेले ये पूरा काम ही नहीं कर पाता, संसद तो कतई कर ही नहीं पाती, उसको तो बस केवल पास कर देना है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो है ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, ये क्या है? जटिल प्रक्रिया और प्रविधि है, ठीक है? जटिल प्रक्रिया और प्रविधि है, और इसमें अनेक प्रकार की संस्थाओं का, इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है। जैसे सरकार के स्तर पर देखो तो क्या हो गया? मिनिस्ट्री, मंत्रालय। अब मंत्रालयों की सहायता के लिए और सरकार की पूरी सहायता के लिए अभी नीति आयोग बना है। तो ढेर सारे कमीशन बनाए जाते हैं, आयोग बनाया जाता है, तो कई बार बोर्ड बनाया जाता है, बहुत सारे लोगों से ओपिनियन लिया जाता है। मतलब क्या हुआ? जहां एक तरफ इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ नागरिक भी हैं। क्यों? क्योंकि असली मकसद क्या है? अंतिम जो क्या कहते हैं उसको, लक्ष्य क्या है? तो नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए, सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए। तो वहीं और क्या करना होगा? तो अधिकारों के प्रति सरकार, नागरिक अधिकारों के प्रति सरकार की जो जिम्मेदारी है, सरकार उसको पूरा करती है। कर्तव्य है, जिम्मेदारी का मतलब यहां मेरा कहने का कर्तव्य से है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। अब थोड़ी देर तक मैं इंग्लिश में बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर तो आज तक अभी जितना कुछ बोल दिए अंग्रेजी में बोले नहीं है। तो मैं ठीक वही बात बोलूंगा इंग्लिश में भी जो अभी तक हिंदी में बोला हूं, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? सो दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड लिखा उसमें। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर तो अंग्रेजी में लिखे हैं, लिखा हुआ समझ नहीं आता सीधा सीधा, ये तो आंसर राइटिंग का है ना मामला। सो यू कैन ट्राई टू थिंक दैट दिस इज नॉट वेरी सिंपल मैकेनिज्म। एक्चुअली टू एक्सरसाइज द पावर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेवरल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, bodies, boards, commission, etc. That's why it is complex. Thereafter, through these institutions, organizations, citizens, नागरिक के लिए, नागरिक भी इसमें शामिल हो जाते हैं और कहता है citizens and groups articulate their interest, उनके नागरिकों के जो हित हैं, the interest of the citizens can only be served if there is the
proper exercise of power and authority. If there will be any kind of problem in the exercise of power, means there is kind of inefficiency. If there is corruption, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. अब हिंदी में पूरा बोल देता हूं. तो देखिए, ये संस्थाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, संगठन हैं, फिर अनेक अनेक ऐसे ग्रुप भी होते हैं जो नागरिकों के होते हैं. और कल मैंने आपको पहले ही बता दिया है या परसों की क्लास में कि नागरिक ग्रुप का मतलब हुआ सिविल सोसाइटी. तो सिविल सोसाइटी वगैरह ये जितने हैं सब इकट्ठे होकर के जब सरकार की तरफ देखते हैं या सरकार को उन सभी के क्या करने पड़ते हैं, अधिकारों की रक्षा करनी पड़ती है, विधिक अधिकारों को सुनिश्चित करना पड़ता है. सरकार अपने क्या कहते हैं दायित्वों को भी पूरा करती है. तो अब हिंदी वाले लिखें, इंग्लिश वाले सीधे यही लिखेंगे जो लिखा है, हिंदी वाले लिख लें. ठीक है, हिंदी वाले यहां लिखें कि यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत अनेक संस्थाएं काम करती हैं, अनेक संस्थाएं काम करती है जिनके द्वारा सहायता एवं सुविधा प्राप्त कर प्रशासनिक मशीनरी के माध्यम से नागरिकों के विधिक अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण किया जाता है, और इस प्रकार सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है. ये पूरी की पूरी डेफिनेशन किसकी हो गई, यूएनडीपी की. इसके बाद जो है और देखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक. अब इसका हिंदी में लिखेंगे एशियाई विकास बैंक. एशियाई विकास बैंक गवर्नेंस को लिखते जाइए, सीधे इंग्लिश वाले लिख लीजिए प्लीज देख करके. ठीक है, इंग्लिश वाले लिख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, इस डेफिनेशन में कुछ भी समझाना नहीं है, एकदम सिंपल है. एशियाई विकास बैंक गवर्नेंस को परिभाषित करते हुए कहता है कि गवर्नेंस एक ऐसा तरीका है जिसमें अच्छा और स्लोली बोलें, ठीक है, जिसमें
किसी देश के सामाजिक एवं आर्थिक संसाधनों, सामाजिक, ये देखिए ना, मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज सोशल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेस, सामाजिक एवं आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन उस देश के विकास हेतु किया जाता है। विकास हेतु किया जाता है। एशियाई बैंक पुनः कहता है कि गवर्नेंस का तात्पर्य जिनके पास शक्तियां हैं उनके द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना है। जिनके पास शक्तियां हैं उनके द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना है। अब समझने वाला पाठ है, लिख लिया होगा तो आगे समझिए, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से समझना। यदि आप कहते हो कि सरकार के पास शक्तियां हैं, ठीक बात है, तो सरकार में विधायिका के पास शक्ति है, सरकार में कार्यपालिका के पास शक्ति है, सरकार में न्यायपालिका के पास शक्ति है, ठीक। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? कार्यपालिका का। क्यों पड़ता है? आप जानते होंगे कार्यपालिका में कौन है। तो कार्यपालिका, भारत की कार्यपालिका का मतलब क्या हो जाता है? तो भारत की कार्यपालिका का मतलब हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की अगुवाई में मंत्रिपरिषद। यद्यपि यहां आपको ध्यान, अच्छा, एक लाइन को 2 बार रिपीट करें। अरे यार, मुझे लगता है मैं सबसे स्लो बोलता हूं, माय गुडनेस। अच्छा, कर लेता हूं भाई और स्लो कर लेता हूं, थैंक यू, कर लेता हूं। फिर से बोल रहा हूं, सुनिए। यह है सरकार। तो सरकार की विधायिका 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये जो आप लिखे हैं इसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एडीबी वाला, ठीक। अब इनके पास शक्तियां हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो वास्तव में व्यवहारिक रूप से प्रशासन और शासन और प्रशासन का, जो शासन और प्रशासन चलाने की जो शक्ति है वो सीधे इनके पास है, एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास, ठीक। सब समझ में आया? कार्यपालिका के पास शासन और प्रशासन चलाने की शक्ति है। तो इनके पास ये जो मंत्री लोग हैं, क्या केवल मंत्री लोगों के पास शक्तियां हैं? नहीं। आ जाइए वापस। तो क्या हुआ? वही वाला फिगर आप फिर बना सकते हैं। कौन सा? जो पहले बनाए थे, ठीक। कल या परसों की क्लास में क्या हो गया? यहां पर हो गया, मान लो आपके मंत्री जी हेड हो गए एक विभाग के या मंत्रालय के। तो उसके बाद कौन आया? सचिव आया, सेक्रेटरी, सचिवालय। फिर निदेशक आया, डायरेक्टरेट या डायरेक्टर, ठीक।
उसके बाद मान लीजिए आप लोग आ गए आईएएस ऑफिसर, यहां आईएएस ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए शुरू हो गया, डिस्ट्रिक्ट जिला, तो जिले स्तर के जो अधिकारी हैं, ठीक। और अगर ये राज्य सरकार नहीं, ये केंद्र सरकार है, तो भी डायरेक्टरेट से सीधे उसके निचले ऑफिसर्स। तो कहने का मतलब, ध्यान से समझना, कहने का मतलब पूरे की पूरी जो हायरार्की होती है संगठन की, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इट मीन्स दैट द एंटायर हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इज हैविंग अथॉरिटी। क्लर्क के पास भी अधिकार है, तो ऑफिस के साहब के पास भी, डीएम साहब के पास भी अधिकार है। क्लर्क भी अपना काम कर सकता है और आईएएस ऑफिसर भी अपना काम करता है। ठीक, चलिए, तो क्या हो गया, ध्यान से समझना। ये तो हो गई इनकी बात। इसी तरह से विधि निर्माण में विधायिका के पास शक्ति है और न्याय के संदर्भ में न्यायपालिका के पास शक्तियां हैं। तो उन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको माननी रहेगी विश्व बैंक की। विश्व बैंक क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि जैसे ही ये क्लास अभी एंड होगी और यदि हमारे पास समय रहेगा, मतलब ये जो पीपीटी वगैरह है, तो आज इसके बाद ही हम जो है आपको सबसे पहले ले चलेंगे कि गवर्नेंस की बात उठी क्यों और फिर बात निकली तो फिर इतनी दूर तक पहुंची कैसे, समझे? तो उसको बताएंगे, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस या एमर्जेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस। ठीक, चलिए, तो जितने लोग पुस्तक पूछ रहे हैं, मैं सैकड़ों बार बोल चुका हूं, फिर बोल दे रहा हूं, कोई किताब मेरी क्लास करने के बाद आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। जो आपको मैटर मिलेगा वो पर्याप्त रहेगा। ध्यान से क्लास लेते रहिए। 7 दिन क्लास लोगे, 7 डेज, तब जाकर के असल में पूरी तरह से आपको समझ आ जाएगा। अद्भुत लग सकता है आपको, लेकिन ये मेरा वादा है, कोई किताब नहीं पढ़नी है आपको। ठीक, कोई पुस्तक नहीं पढ़नी है। और पीडीएफ अब जितना बार मांगोगे उतना दिन लेट करूंगा। आज जितनी बार पीडीएफ मांगने का मैसेज आएगा उतना दिन लेट करूंगा। ठीक, ये किसी ने लिख दिया सैकड़ों बार, तो समझ लो सैकड़ों दिन बाद मिलेगा, याद रखना। सुनो, बिन मांगे मोती मिले, अब मांगे मिला ही न चून। सुने हो कि नहीं, मांगने से चूना नहीं मिलता है जी, कि खा लोगे तो मुंह कट जाएगा। अब बिना मांगे मोती मिलता है। ठीक है? धन्यवाद। रजनीकांत सर तो भैया सर हैं, सर द ग्रेट सर। चलिए आगे बढ़े। अब पढ़ भी लो थोड़ा। मस्ती ऐसे हर आधे घंटे में थोड़ी थोड़ी करा दूंगा, लेकिन पढ़ते भी रहो। चलो स्टॉप द मैसेजिंग, स्टैंड तो सुनो। तो देखो, विश्व बैंक जो है, दरअसल ये गवर्नेंस की अवधारणा के पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस होने का कारण ही विश्व बैंक है। ये मैं बिल्कुल सेपरेट पढ़ाऊंगा
क्योंकि उसका सीधा संबंध जो है विश्व बैंक की गुड गवर्नेंस तो छोड़िए, विश्व बैंक की डेवलपमेंट पर, विकास के संदर्भ में जो बातचीत है विश्व बैंक की, उसी के संदर्भ में गवर्नेंस पैदा हुआ। ठीक है, चलिए। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंग्लिश वाले लिखना भी शुरू कर देंगे और हिंदी वाले लिखें। विश्व बैंक के अनुसार, हिंदी वाले लिखें, विश्व बैंक के अनुसार गवर्नेंस किसी देश में, गवर्नेंस किसी देश में विद्यमान संस्थाओं एवं परंपराओं द्वारा आम जनता के, कॉमन गुड, आम जनता के हितों, आम जनता के हितों हेतु, आम जनता के हितों हेतु प्रयुक्त किए गए, अरे भाई दूसरे का नाम नहीं लेते, मैं, ध्यान लो पूरी तरह से, मैं पूरी तरह से अब केवल और केवल खान ग्लोबल स्टडीज, द मोस्ट ट्रस्टेड लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया एंड वर्ल्ड, यही हूं और यही रहूंगा। ध्यान रखना, तो दूसरे का नाम नहीं लेना, पहले मैंने क्या किया, क्या करना है, ठीक है। चलिए, तो ये लिखे, शक्तियों का आम जनता के हितों हेतु शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अरे साइड में भूल जाता हूं, आई एम सॉरी, मैं भूल जाता हूं, बोर्ड नहीं दिखता है, ठीक। अब इसमें शामिल क्या क्या है, अच्छा आप जल्दी से यहां तक लिखिएगा, केवल यहां तक, आगे मैं फिर समझाने जा रहा हूं, हिंदी वाले भी समझिए सब लोग। पैराग्राफ में लाइन नया वर्ग कर दीजिए, इसके अंतर्गत लिख करके छोड़ दीजिए। अब सुनिए, देखो एक बात यहां देखो, सब लोग लिखता है वह विश्व बैंक कि इसमें ऐसी प्रक्रियाएं आती हैं जिनके द्वारा अथॉरिटीज होना चाहिए, अथॉरिटीज आर सिलेक्टेड, मॉनिटर्ड एंड रिप्लेस्ड। बात को समझे, नहीं समझे भैया, ये जो अथॉरिटीज हैं इसमें हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इंडिया के संदर्भ में हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो इनको कैसे सेलेक्ट कर रहे हो या इलेक्ट कर रहे हो, सेलेक्टेड यहां लिखा है, इसका मतलब केवल सिलेक्शन मत समझ लेना, ठीक। इनको कैसे इलेक्ट कर रहे हो, इनको कैसे ला रहे हो, इनका चुनाव कैसे हो रहा है, साथ ही साथ ध्यान से समझना आप लोग कैसे सेलेक्ट किए जा रहे हो। मैं यहां इसको ब्रॉडर कर रहा हूं, आप लोगों का चयन कैसे हो रहा है, सिलेक्शन, ठीक। और जब सिलेक्शन आपको कर लिया गया तो आप पर मॉनिटरिंग कैसी है और आपकी जगह दूसरे को कैसे बैठाया जाता है। ऐसा है, सुनो, मैं सोच रहा हूं कि एक काम करता हूं, यहां पर जो है पीपीटी में हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिख देता हूं और मैं यहां आकर के खड़ा रहता हूं, आप लोग पढ़ लेंगे अपने से ही, है ना, और बड़ा बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, मुझे बोलने की जरूरत ही ना रहे, है? मैं कुछ बोलूं नहीं, आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए लिखिए आगे, इसके अंतर्गत ऐसी, पहला पॉइंट, पॉइंट 1,
ऐसी प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनके द्वारा प्राधिकारियों का चयन मॉनिटरिंग को हिंदी में लिखते हैं अनुश्रवण। चयन के बाद कॉमा, अनुश्रवण किया जाता है एवं उन्हें हटाया जाता है। और इस लाइन के बाद भी क्या रहेगा, कॉमा। यह कंप्लीट लाइन नहीं है, कॉमा फिर लिखेंगे सरकार की, इंग्लिश वाले लिखते जाइए, मैं थोड़ा साइड पे खड़ा हूं, ठीक है। सरकार की अपने संसाधनों के प्रबंधन की क्षमता तथा बेहतर नीतियों के क्रियान्वयन की क्षमता। थैंक यू यार, मैं अपने हिसाब से ही, अच्छा सुनिए, पढ़ाता मैं अपने हिसाब से ही हूं और मैं ये जानता हूं कि छात्रों का सर्वोत्तम हित किसमें है। ये जो आंसर आप लिख के रखेंगे इसी में आपका सर्वोत्तम हित है। ये जब मार्क्स आपको पाना होगा और यही उत्तर आप छाप के आएंगे तो 10 में से 7, 7.5, 8 मार्क्स अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग कई बार पूछे कि परिचय दे दीजिए अपना, मैं प्रायः अपना परिचय नहीं देता, लोग मेरा परिचय स्वयं जान लेते हैं। बस इतना जान लें आप लोग कि इतना भी हुआ है हमारे जीवन में कि मैंने कई जगहों पर उस स्टेट के टॉपर दिए हैं, टॉपर ऑफ द स्टेट, जैसे यूपी पीसीएस का टॉपर 2011। चलिए कोई बात नहीं, आप जान लेंगे परिचय मेरा धीरे धीरे अपने आप, ठीक है। तो उसका एक ही कारण है कि मेरा पूरा का पूरा क्लास क्या रहेगा, उत्तर फॉर्मेट में, उत्तर फॉर्मेट। आंसर आपको जो लिखना है वही आप लिख रहे हैं। चलिए फिर तीसरा पॉइंट और लगा करके लिखिए। तीसरा पॉइंट, इंग्लिश वाले जल्दी से खत्म करिए, आप लोग जरा जल्दी लिख लिया करिए क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है। नागरिकों का सम्मान, नागरिकों का सम्मान। सेकेंड पॉइंट रिपीट करूं, अच्छा फिर से करता हूं। सरकार की अपने संसाधनों को प्रबंधित करने की क्षमता तथा प्रभावी नीतियों का क्रियान्वयन करने की क्षमता, प्रभावी नीतियों का, मेरा नहीं मेरे स्टूडेंट का भाई, मैं कहां टॉपर, मैं टॉपर होता तो यहां पढ़ाने आता क्या। और बेहतर नीतियों का क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन। अगला पॉइंट है नागरिकों का सम्मान तथा देश अथवा राज्य का भी सम्मान।
तथा तथा स्टेट यानी देश लिख दीजिए, देश एवं नहीं नागरिकों का सम्मान तथा देश अथवा सरकार का भी सम्मान, जिनके लिए, मेरे ख्याल से इंग्लिश वाले लिख लिए होंगे, जिनके लिए, और नहीं तो डाउनलोड कर लेंगे, हिंदी वाले भी ना लिखें तो भी चलेगा, सुनते रहें बस, जिनके लिए संस्थाएं काम करती हैं तथा जिनके लिए संस्थाएं काम करती हैं तथा वे सभी संस्थाएं जो सामाजिक आर्थिक अंतः क्रिया करते हुए, सामाजिक 20 मार्क्स मैक्सिमम, सामाजिक आर्थिक अंतः क्रिया करते हुए एक दूसरे हेतु कार्य करती हैं। चलिए, अब हम, ये तो हो गई परिभाषा की बात, अब हम सीधे सीधे आते हैं भारतीय संदर्भ में गवर्नेंस, भारतीय संदर्भ में गवर्नेंस। ठीक, अब देखो, भारत में जब आप गवर्नेंस की बात करना शुरू करते हो तो विद्वानों का यह मानना है कि भारत में जो है हम इसको मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल, मैक्रो और माइक्रो को हिंदी में भी कुछ कहते हैं, समष्टि स्तर, यह हुआ शायद मैक्रो, और व्यष्टि स्तर, व्यष्टि और समष्टि। हां, थैंक यू। तो इसमें माइक्रो मैक्रो कौन है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। हाँ, सारा एक ही प्रश्न का उत्तर है। अरे भाई 200 वर्ड लिखना रहता है यार, उत्तर 125, 150, अभी लिखा कितना है आपने। चलिए, अब देखिए, यहां से एक और प्रश्न बनेगा। हाँ, किसी ने लिख दिया, यहां से एक प्रश्न और बनेगा, तो लिख दीजिए प्रश्न, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस, प्रीलिम्स में नहीं आता, गवर्नेंस ऑफ इंडिया नहीं है, भारत के संदर्भ में है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। भारत का तो बहुत व्यापक है, अभी पढ़ते पढ़ते 20-25 दिन लगेंगे आपको भारत का पढ़ने में। क्वेश्चन लिखिए पहले, भारत के संबंध में गवर्नेंस की अवधारणा के संबंध में विचार व्यक्त करें। भारत के संदर्भ में गवर्नेंस की अवधारणा पर विचार व्यक्त करें। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस with respect to Indian context, with respect to Indian context। थैंक यू। चलिए, तो अब सीधे आप यहां लिखेंगे कि भारत में गवर्नेंस की चर्चा के उद्देश्य से, सीधे यहीं से लिखेंगे, केवल एक काम करेंगे, गवर्नेंस क्या है इसकी परिभाषा। तो आंसर कैसे लिखाएगा, ध्यान रखना है, गवर्नेंस की छोटी वाली परिभाषा दे देना है, सबसे छोटी। और सबसे छोटी वाली परिभाषा हमने क्या बताई है, आपको याद है, द गवर्नेंस इज द एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट।
गवर्नेंस सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य एवं गतिविधियां हैं। ओके, क्लियर? चलो, तो उतना ही लिख देना है। और अगर आपको लगता है कि कहीं कंटेंट आप भूल गए हैं थोड़ा बहुत, तो बढ़ा दीजिएगा, वर्ल्ड बैंक वाली लिख दीजिएगा या यूएनडीपी वाली डेफिनेशन लिख दीजिएगा, जो आपको याद आ जाए। ठीक? अच्छा, अगर कुछ आपको नहीं आता है याद कि वर्ल्ड बैंक ने दिया है या यूएनडीपी ने दिया है, टेंशन लेने का नहीं, बस डेफिनेशन अच्छे से लिख करके आ जाने का है बस। ओके, यू डोंट गेट टेंशन। जो याद आया, एसेंस भी याद आया डेफिनेशन का, आपने एसेंस डेफिनेशन का, परिभाषा का सारे तत्व लिख दिया, आपका काम हो गया। ओके, चलिए उसके बाद सीधे लिखेंगे कि भारत के संदर्भ में, लिखिए हिंदी वाले, भारत के संदर्भ में गवर्नेंस को मैक्रो एवं माइक्रो, व्यष्टि एवं समष्टि स्तरों में, व्यष्टि एवं समष्टि स्तरों में अरे सॉरी याद दिला दिया करिए, थैंक यू, विभाजित किया जाता है या किया जा सकता है। किया जाता है लिखिए, जा सकता है नहीं, किया गया है। मैक्रो स्तर पर। अच्छा, एक और बात ध्यान दिला दूं आपको, किसी को समष्टि व्यष्टि भूल गया है, सीधे लिखो मैक्रो और ब्रैकेट में एक बार इसका लिख दो MACRO, काम खत्म। और ये आपको ढूंढना नहीं है, भले मीडियम आपका हिंदी है, क्वेश्चन में तो लिखा ही रहेगा ना, मैक्रो एंड माइक्रो। गॉट द पॉइंट? चलिए चलिए, तो क्या लिखेंगे? मैक्रो स्तर पर निम्नलिखित शामिल हैं। पहला, संवैधानिक सुधार, संवैधानिक सुधार, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। दूसरा, सरकार की भूमिका, ब्रैकेट में लिख दीजिए, सरकार का आकार एवं संसाधन, सरकार का आकार एवं संसाधन। तीसरा पॉइंट, देश की प्रमुख संस्थाओं के बीच संबंध, देश की प्रमुख संस्थाओं के बीच संबंध तथा उनके आपसी अंतःक्रिया, उनकी आपसी अंतःक्रिया, उनकी आपसी अंतःक्रिया, जैसे कि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सेना आदि। यहां पर सेना आया है, मिलिट्री, हाँ मैं साइड में तो हूं यार, अच्छा ये इधर ही हो जाता, यहां पर मिलिट्री आया है, मिलिट्री।
यहां मिलिट्री क्यों आया? हाँ, बीच के संबंध तथा उनके आपसी आपसी उनकी आपसी अंतःक्रिया, इंटरैक्शन, जैसे हमारा आपका इंटरैक्शन हो रहा है, ठीक है। आप वहां से कुछ कुछ लिखते हैं और मैं थोड़ा बहुत। सबका सर्वमान्य है, यूएनडीपी का भी सर्वमान्य है, कोई सर्वमान्य अनुमान नहीं। इतिहास नहीं पढ़ रहे हो, ये इतिहास नहीं है कि किसने कहा उसको मानना है, सबको मानो जिसको मानना है, ठीक। अधिकार उस दिन भी मैंने बताया था, राइट्स होते हैं अधिकार और अथॉरिटी है प्राधिकार। लेकिन मेरे इतने इशारे के बाद भी मुझे पूरा पता है कि किसी ने भी यह कष्ट नहीं उठाया होगा। बस आदि के बाद आदि है, बस वहीं रुक जाओ। किसी ने भी यह कष्ट नहीं उठाया होगा कि जाके देखे, गूगल बाबा से पूछे कि राइट का डेफिनेशन क्या है और लेफ्ट का डेफिनेशन क्या है। मैक्रो यानी समष्टि व्यष्टि जो होता है वही लिखे हैं। आप यहां क्यों परेशान है? मैंने तो हिंदी में लिखवा दिया है। चलिए, आंसर राइटिंग ही नहीं, मैं बहुत कुछ कराता हूं। अब ऐसा है, एक के दिन में सब जान लो, है ना। सोच रहे हैं अच्छा आज ही सब सीख लो, आज के बाद तो फिर ये थोड़ी ना आएगा आदमी। अरे हम मरेंगे नहीं, हैं जिंदा हैं। यार टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो यहां पर सेना का मामला क्यों आया, देखिए। इसके लिए एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। हाँ, अब मुझे उधर दिखाइए नहीं देगा चैट। अब मेरे आज चश्मे में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अब मुझे उधर दिखाइए नहीं दे रहा है। कैमरा मेरे चश्मे में घुस गया है, तो अब वो कैमरे से हट ही नहीं रहा है। और इधर वाइट ये अपना स्मार्ट बोर्ड घुस गया है, तो अब कोई कुछ भी दिखेगा मुझे दिखाइए नहीं देगा। यहां मिलिट्री क्यों आया ये जरा समझ लो। और जिसने भी ये पूछा था, इसका उत्तर गूगल बाबा से जाके देखो। नहीं, अगली क्लास में मैं इसको पूरा डिफाइन करूंगा, क्योंकि ये एक शब्द में अंतर बताने लायक मामला नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, राइट्स का भी और अथॉरिटी का भी। चलिए, यहां सेना क्यों आया, इस मुद्दे पर आइए। देखिए, अगर आप पाकिस्तान जैसे देश को देखते हैं तो वहां गवर्नेंस जो है वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड है। क्यों पैरालाइज्ड है? सिंस द इंसेप्शन, शुरू से ही पाकिस्तान बना, जनरल अयूब खान के दौर से ही वहां तहस नहस हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब साफ यह है कि अगर किसी देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर मिलिट्री हावी हो जाए, सेना हावी हो जाए, तो उस देश का बेड़ा गर्क हो जाता है, जैसे वहां हो गया, जैसे म्यांमार में हो जाता है बार बार। बात समझ में आई? तो याद रखना, इसीलिए यहां विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ मिलिट्री आ गया। और इसलिए भी मिलिट्री आया है कि एक्चुअली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के तमाम सारे देशों में बड़ी समस्या है।
वहां लोकतांत्रिक रूप से कोई सरकार चुन के आए, काम कर ले, यह बड़ा मुश्किल होता है। आप जानते भी हैं, वहां एक तरफ मिलिट्री रहती है, तो दूसरी तरफ चुने हुए सरकार, तो तीसरी तरफ वो गन लेकर के तथाकथित टेररिस्ट। तो ये भी बड़ी समस्या है। इसलिए ध्यान में रखना है आपको, क्या ध्यान में रखना है कि कभी भी मिलिट्री इलेक्टेड लोगों से ऊपर नहीं हो सकती है और ना ही इसे होना चाहिए, क्योंकि जिनको आपने चुनकर भेजा है उनको अगले 5 वर्ष बाद आप हटा भी सकते हो, लेकिन अगर मिलिट्री ने कब्जा कर लिया जैसा कि पाकिस्तान में किया डोमिनेंस, तो आज तक नहीं हटा पाया। अब मजबूर हो गई है, जब पूरी दुनिया ने यह कह दिया कि जब तक आप अपने यहां के आतंकियों को सजा नहीं दोगे तब तक आपको हम कुछ नहीं देंगे। तो आजकल सुनाई दे रहा है, आज ही सुनाई दिया कि दाऊद चचा चले गए, दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर वहर दे दिया, उनकी डेथ हो गई, या उसके पहले कुछ और टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, तो उनको क्लीन करना पड़ेगा अपने सिस्टम को। क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा। और जब तक क्लीन नहीं करेंगे, दौर अगर नेक्सस बना रहा मिलिट्री का और ऐसे आतंकियों का, तो क्या हो जाएगा? कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां अपना पृथक रूप से, स्वतंत्र रूप से काम ही नहीं कर सकती है। इसलिए गवर्नेंस की अवधारणा में यहां मिलिट्री को भी शामिल किया गया। और फिर मान लो किसी देश में, अगला पॉइंट जो है उसको भी समझ लो, फिर लिख लेना, इंग्लिश वाले लिख भी लेंगे चाहे तो, किसी भी देश में जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ठीक है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो कैसे काम कर रही है, जो राजनीतिक प्रणाली है या राजनीतिक जो व्यवस्था है, वो राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार काम करती है। तो अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखिए मैक्रो का, द मैनर इन विच द पॉलिटिकल सिस्टम ऑपरेट्स। देश में राजनीतिक तंत्र जिस तरीके से काम करता है, जिस तरीके से काम करता है, वह भी शामिल है। अब इसके बाद माइक्रो लेवल में आइए और सीधे लिख दीजिए, माइक्रो लेवल में गवर्नेंस के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल किए जा सकते हैं। सरकारी विभागों, मैं साइड में हूं, आई होप, सरकारी विभागों, इकाई स्तरों तथा क्षेत्रीय स्तरों सहित देश के विभिन्न सेक्टरों से संबंधित मुद्दे, ठीक, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए इंडस्ट्री है, औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर हुआ इंडस्ट्रियल। अब औद्योगिक में भी कई तरह के
स्टील अलग हो जाएगा, फार्मा अलग हो जाएगा, सीमेंट अलग हो जाएगा, तो तमाम सारे मुद्दे खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे मुद्दे जब खड़े होते हैं, इश्यूज बनते हैं, तो उनका समाधान भी बहुत जरूरी होता है। फिर क्षेत्रीय स्तर पर, इकाई स्तर पर जो भी यूनिट्स हैं, क्षेत्रीय स्तर पर जो भी व्यवस्था बनी हुई है, जो मान लीजिए संस्थाएं हैं, सरकारी या गैर सरकारी, इकाई लेवल पर मतलब सीधे निचले स्तर पर जो है, वहां भी जो भी व्यवस्थाएं हैं, उन सब के संबंधित मुद्दे। ठीक है। फिर आप जानते हैं पीएसयूज, है ना, पीएसयू सरकारी उद्यम एवं वाणिज्यिक, सरकारी उद्यम एवं वाणिज्यिक फर्म, फर्म। अगला पॉइंट, शैक्षणिक, मैं थोड़ा किनारे ही हूं, एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं, सहकारी संस्थाएं, कॉमा करके लिखते जाइए, सभ्य समाज मामलों या के मामलों में, सभ्य समाज के मामलों में सक्रिय संगठन, जैसे कि मीडिया, थिंक टैंक, एनजीओ, एनजीओ को लिखते हैं हिंदी में गैर सरकारी संगठन, तथा देश के, लास्ट लिखिएगा, तथा देश के, तथा देश के अंदर देश के भीतर कार्यरत व्यापक अनौपचारिक क्षेत्र, व्यापक अनौपचारिक क्षेत्र, देश के भीतर कार्यरत व्यापक अनौपचारिक क्षेत्र। चलिए, अब आपका वो वाला उत्तर कंप्लीट हो गया जिसकी शुरुआत हमने की, और बीच में एक और क्वेश्चन उसमें हमने डाला, जो क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्लियर? तो ये जो है थिंक टैंक, थिंक टैंक और गैर सरकारी संगठन। चलिए, अब प्रश्न ये उठता है कि जिस गवर्नेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, या जिस गवर्नेंस की पिछले 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं, आज तीसरा दिन, पिछले 3 दिन हो गया, तो ये जो चर्चा कर रहे हैं, क्या यह चर्चा जो गवर्नेंस की चल रही है, ये क्या गुड गवर्नेंस है या गवर्नेंस है? तो वास्तव में अब हम लोगों का डिस्कशन गवर्नेंस के भीतर दरअसल हो गया गुड गवर्नेंस का। गुड गवर्नेंस को हिंदी में लिखेंगे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अभिशासन या उत्तम अभिशासन। कई बार यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, राजस्थान, बिहार,
ठीक है, जितना भी जगह है जहां इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, हाँ, थिंक टैंक, जहां हिंदी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, कई बार अभिशासन की जगह वो लोग शासन भी लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन रूल मत समझना, अब शासन भी गवर्नेंस ही है। ठीक, अब देखिए, आपने कहा कि सरकार द्वारा अपने अधिकारों का जो प्रयोग किया जाता है वह गवर्नेंस में आता है। आपने बताया कि सरकार द्वारा किए जाने वाले विभिन्न निर्णय गवर्नेंस में आते हैं। सब कुछ तो आपने बता दिया। ठीक, ठीक है, सारा कुछ आपने बता दिया। शासन वो लोग करते हैं जिनके पास अधिकार होता है, प्रशासन वो लोग करते हैं जिनके पास प्राधिकार होता है। चलिए, और मंत्रियों के पास अधिकार और प्राधिकार दोनों होता है। ये बड़ी लंबी चर्चा है, इसको कभी बताएंगे। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई गवर्नेंस कैसा हो। तो ये बताइए, देश में गवर्नेंस तो हो लेकिन घटिया हो तो चलेगा? पुअर, कैसा हो? पुअर। यदि किसी देश का अधिशासन गवर्नेंस पुअर है, अब पुअर को गरीब थोड़ी कहते हैं, यहां शब्द हो जाएगा घटिया। अगर घटिया गवर्नेंस हो तो क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। ओके, दूसरी बात, एक और चीज जरा देखिए, अगर घटिया गवर्नेंस हुआ तो नुकसान किसको होगा? यदि किसी देश का गवर्नेंस घटिया है तो उसका फायदा या उसका नुकसान किसको होगा? हमें होगा। यस, हमें होगा। किस प्रकार का नुकसान होगा ये जरा समझा जाए। मैं यहां एक स्लाइड लूंगा, ठीक है, और सब लोग जरा होशो हवास में रहिएगा, पूरे होशो हवास में, थोड़ा भी दाएं बाएं नहीं, जिसको समझना है। और बाकी जो लोग को नहीं समझना है वो कुछ भी कर सकते हैं। कलर रेड ले ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे लग रहा है। हाँ, रेड ही ले लेता हूं। चलो, अब जरा देखो, ये किसी देश का गवर्नेंस है। ठीक, किसी देश का गवर्नेंस है, वहां क्या हो रहा है? प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, ऑफिशियल्स, ये क्या हैं? ऑफिशियल्स इनएफिशिएंट हैं। इनएफिशिएंट, कुछ भी लोक रहा सर, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासनिक अधिकारी इनएफिशिएंट हो, अकार्यकुशल, अकार्यकुशल, फिर भ्रष्ट हो जाएं, भ्रष्ट। खान सर बड़ा बढ़िया नाम देते हैं ऐसे लोगों को, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो बड़ा बढ़िया सा एक शब्द दिया है उन्होंने इन लोगों के लिए जो भ्रष्ट होते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने किसी वीडियो में उनको बोलते हुए देखा था, कुछ एक विशेष शब्द है। ठीक है, अच्छा, भ्रष्ट जो है अकार्यकुशल है और भ्रष्ट है। ध्यान से समझना,
अकार्यकुशलता का कारण क्या है? अच्छा, मशरूम बोलते हैं, हाँ। अकार्यकुशलता का कारण क्या है? अकार्यकुशलता का दो कारण होता है। अच्छा, आप सुनो ध्यान से, मैं जो समझा रहा हूं बहुत ध्यान से समझो, बहुत कम जान लो, ऐसा समझेगा समझाने वाला शिक्षक मिलता है आपको। तो अकार्यकुशलता का दो कारण है। एक तो ये मन से बहुत गड़बड़ है, अपने मन से काम नहीं करता है, ठीक है? मन से काम नहीं करता मतलब जानबूझकर काम नहीं कर रहा, जानबूझकर। दूसरा, अकुशल है, कौशल का अभाव है, कौशल का अभाव है उसमें। मान लो आपने उसको रखा, किसी एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, किसी नैतिक वैतिक को छोड़ो, किसी एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, नैतिकता की बातें अभी नहीं करना है, कुशलता आती है कौशल से, ठीक? एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं। बचपन में आप में से ऐसे कितने लोग हैं जैसे ही शिशु थे और थोड़ा किड हुए, और किड होकर के जब, अरे कुछ नहीं लिखा यार, कुछ नहीं लिखा है, गवर्नेंस लिखा है बस, छोड़ दो। प्रशासनिक अधिकारी दिख रहा है ना, जो मैं बोल रहा हूं वो समझने की कोशिश करो बेटा। काहे टेंशनिया में आते हो? हाँ, टेंशनवा में कुछ ऐसा होता है ना। अरे बोर्ड हम नहीं ब्लैक कर पाते हैं, अभी आप रहने दीजिए, ज्ञान ज्यादा मत दीजिए बेटा, बैठिए आराम से। जो लिख रहे हैं ब्लैक से लिख रहे हैं वो दिख रहा है, ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल क्या दे रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल है कि जब आप छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे, तो क्या किसी को, क्या किसी, ना ना मेरा बीपी यूपी नहीं हाई होता है, मैं कूल, काम, स्टीडी, शांत रहता हूं, कूल रहता हूं, बहुत आराम आराम से अपना काम करता हूं, ठीक? जब आप बच्चे थे, छोटे बच्चे, किड, तो क्या किसी को पेन से लिखने के लिए कागज मिला था क्या? कॉपी या कागज? कि पेन दे दिया सीधे और कॉपी दे दी गई, किसी को मिला था? कभी नहीं मिलता। क्या मिलता है? पेंसिल, पेंसिल, रबर, इरेजर, और साथ में कागज। और भाई हमको तो पेंसिल और कागज भी नहीं मिला था, लकड़ी का पाटी और चाक मिला था हमारे बचपन में, है ना? और उसी लकड़ी की जो है पार्टी से स्कूल में हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ निपटा भी लेते थे, मामले को भी। चलिए, क्यों नहीं मिलता है? ध्यान से समझना। पेन क्यों नहीं मिलती? तो पेन इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि हम आप बचपन में लेखन कौशल जानते ही नहीं हैं। हमारे आप में what we lack actually, we lack writing skill, writing skill। समझ में आया? और अगर स्किल नहीं होगा, स्किल नहीं होगा तो क्या होगा? अरे स्किल नहीं होगा तो वेस्टेज होगा, बर्बादी। किसकी? संसाधनों की बर्बादी। किसकी बर्बादी? रिसोर्सेस की बर्बादी। तो संसाधनों की बर्बादी, संसाधनों की बर्बादी, वेस्टेज ऑफ
रिसोर्सेज होता है, संसाधनों की बर्बादी होती है। अब जरा देखो, एक तो अकार्य कुशल, एक कड़वा करेला, ऊपर से नीम चढ़ गया। वो किसी ने लिखा था कि खानसर मशरूम कहते हैं, तो किसी ने लिखा चोट्टा कहते हैं, अभी बहुत सारा कुछ लिख रहे थे लोग। तो क्या हुआ, ये एक तो अकार्य कुशल, ऊपर से भ्रष्ट। अब क्या होगा, अबे लूट लेंगे, लूट। और जरा ध्यान दो, नुकसान कहां होने जा रहा है, अब एकदम क्लियर क्लियर पिन पॉइंट गिरने जा रहा है मामला। तो जनता की राइट्स का वायलेशन होगा, अधिकारों का हनन, राइट्स का वायलेशन होगा कि नहीं। वेरी गुड। जनता को जो वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी वे उचित रूप से और पूर्ण रूप से नहीं पहुंचेंगी। राजीव गांधी ने क्या कहा था, राजीव गांधी जी ने कहा कि भाई हम 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा या 15 पैसा निचले तबके तक पहुंचता है। पर बात ये नहीं है कि मिस्टर राजीव गांधी को उस समय यह पता चल गया। पता तो बहुत लोगों को चल जाता है, समाधान लाना पड़ता है। तो जैसे ही समाधान लाओगे, समस्या का, तो ये करप्शन हटेगा, और करप्शन हटेगा, अकार्यकुशलता भी हटेगी, तभी ये पुअर से जगह पर गुड। इसका मतलब क्या है कि सरकार करे ही नहीं, गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल्स केवल अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन न करें, केवल ना 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 अच्छे से करें। ये नहीं कि 1 रुपया जो है भेजा और 15 पैसा मिल रहा है, और हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमको पता भी है कि 15 पैसा ही पहुंच रहा है, 10 पैसे ही पहुंच रहे हैं रिसाइपन तक, और हम मस्ती से कॉलर ऊंचा करके सब जगह जा रहे हैं, भाषण भी दे रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ। ओके, तो क्या होना चाहिए, होना यह चाहिए कि भाई, हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो अभी आया। अब देखो, राजीव गांधी जी के समय में मैं इसको बोल ही नहीं रहा हूं, पता है क्यों, क्योंकि उस समय यह संभव कहां था, बैंकों में ईसीएस था ही नहीं। जो एक बैंक का ब्रांच, मतलब कंप्यूटराइजेशन हुआ था, इन्हें नेटवर्क था ही नहीं। तो नेटवर्क ही नहीं था तो कैसे काम चलेगा। क्लियर है। तो इसलिए मैं वहां पर जा ही नहीं रहा हूं डीबीटी में। लेकिन अब मेरा कहना यह है कि अगर ऐसा गवर्नेंस था तो वो कैसा हो गया, पुअर गवर्नेंस हो गया, घटिया। तो काम करो, और कैसा करो, एफिशिएंट करो, करप्शन फ्री करो, और प्रभावी भी हो, इफेक्टिव भी हो, और बर्बादी भी संसाधनों की ना हो। इसका मतलब प्रभावी तरीके से काम करो, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, इकोनॉमी भी रहे। ऐसा ना हो कि 10 रुपए का प्रोडक्शन करना है और 10 रुपए का, मान लो कोई प्रोडक्ट बाजार में, मान लो ये पेन बाजार में 500 की बिकनी है और इसके प्रोडक्शन की ही कॉस्ट हो गई 550 रुपए। ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, का मतलब हुआ इकोनॉमी भी हो, कम लागत में अधिकतम प्रभावशाली कार्य होना चाहिए, लेस इनपुट मैक्सिमम आउटपुट भी होना चाहिए। तो ये तो हुआ बेसिक बात, किसके लिए,
ये हुई बेसिक बात केवल और केवल गवर्नेंस के लिए। लेकिन अगर ये तीनों चीजें, क्या क्या मिला, एफिशिएंसी, कार्य कुशलता, इकोनॉमी, मितव्ययिता, इफेक्टिवनेस, प्रभावकारिता, इसको 3 E's कहा जाता है। 3 E's, तीनों में ई है। ठीक, कार्य कुशलता, मितव्ययिता एवं प्रभावकारिता। और ये तीनों केवल शुरुआती चीज है साहब, बिल्कुल शुरुआती। ठीक है, ये तीनों चाहिए। अब आ जाइए, अगर ये तीनों हैं, ध्यान से समझना, यदि ये तीनों हैं तभी गवर्नेंस की गुणवत्ता होगी। यानी कि गुड गवर्नेंस क्या है? गुड गवर्नेंस में अंतर्निहित बात यह है कि गवर्नेंस की गुणवत्ता क्या है। गुणवत्ता, क्वालिटी, क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा। क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए? क्वालिटी होनी चाहिए। तो ठीक है, इसलिए गुड गवर्नेंस को बस ये वाला कर लो। ठीक है, इसीलिए गवर्नेंस को सीधे सीधे गुड गवर्नेंस से रिलेट किया गया। और जब गुड गवर्नेंस से रिलेट किया गया तो कहा गया कि भैया गवर्नेंस जो है वह हमेशा गुड होना चाहिए। तो गुड गवर्नेंस को उन प्रविधियों से, ठीक है, जोड़ करके देखा जाता है जिनके द्वारा गवर्नेंस का संवर्धन करना है। बात समझे? गवर्नेंस को बेहतर बनाना है। समझना बात को, फिर से ध्यान देना। एक तो ये हुआ कि सरकारी जो काम धाम चल रहा है वो गवर्नेंस है। तो सरकार परियोजना ला रही है, योजना ला रही है, सामाजिक कार्यक्रम कर पैसा खर्च कर रही है, सब कर रही है। लेकिन वो सब एक तरफ, वो हुआ गवर्नेंस का पार्ट। लेकिन गवर्नेंस को कैसे सुधारें? कैसे कोई योजना पूर्णतः कार्यकुशल हो, मितव्ययी हो, प्रभावी हो, ये सब जिस तरह से संभव होता है उसे कहते हैं गुड गवर्नेंस। फर्क समझ में आया सबको? तो बता दीजिए किसमें? गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में। जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, गुड, दोनों तरफ तो यस यस आ रहे हैं। वेरी गुड। तो फिर से ध्यान रखना है, गवर्नेंस में वो सारे काम धाम आते हैं, लेकिन उन काम धाम की क्वालिटी कैसी हो ये ध्यान में रखना होगा आपको। कि क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो चाहिए, जो करना है, उसमें हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस की। और अंतिम बात एक लाइन बोल देता हूं, और वर्तमान में जब भारत सरकार कहती है हमको गवर्नेंस पर फोकस करना है, तो ध्यान रखिएगा, गुड गवर्नेंस पर ही फोकस करना है। किसको चाहिए घटिया गवर्नेंस? ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ अब आप विदा ले सकते हैं मुझसे। धन्यवाद मेरी क्लास को धैर्य से सुनने के लिए और आनंद के साथ पढ़ने के लिए। और मुझे भी आप लोगों के साथ आनंद ही आ रहा है। मस्ती से क्लास करते रहें। थैंक यू वेरी मच।